नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नैरेटिव की बड़ी ताकत होती है, ये बात मैंने आप लोगों से कई बार कही है। नैरेटिव गढ़ने का काम करता है एक इकोसिस्टम। अगर आपके पास वो इकोसिस्टम है और वो ताकतवर है तो वो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है। इसी का शिकार हुई भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी देखिए। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना पाई। ये बात सही है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो 70-75 साल पुराना है और उसमें जिस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं तो उनका जुड़ाव कांग्रेस से उस तरह का है गर्भनाल जैसा। अगर कांग्रेस है तो वो है और वो हैं तो कांग्रेस रहेगी। जब तक वो रहेंगे कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे या कांग्रेस को हाशिए पर पूरी तरह से नहीं जाने देंगे। 2014 और 2019 में लगा था कि ये इकोसिस्टम कमज़ोर हो रहा है और 2024 मोदी जीते तो ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस की जो नैरेटिव गढ़ने की ताकत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस का इकोसिस्टम जीत गया। दो बातों का जिक्र करूंगा आज। पहली बात, एक झूठा डॉक्टर्ड वीडियो दिखाया गया, चलाया गया उसको। वो डॉक्टर्ड वीडियो था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वो शायद तेलंगाना की सभा थी, मुझे अगर ठीक याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर शासन में आई तो मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी। अगला वाक्य उन्होंने बोला, मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। इसमें से मुस्लिम निकाल दिया गया और आरक्षण को खत्म कर देगी ये चलाया गया और इसको खूब प्रचारित किया गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया ने इसको चलाया। तेलंगाना के ऐसा कहते हैं कि स्टेट जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऑफिशियल हैंडल से भी ये चला। तब से अब तक बीजेपी इसकी काट नहीं खोज पाई, इसका जवाब नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि उसके पास वो इकोसिस्टम नहीं है जो ऐसी बातों से लड़ सके, जो इस तरह के विमर्श से, इस तरह के नैरेटिव से लड़ाई लड़ सके और जीत सके। केवल लड़ने की बात नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है और आज की नहीं है, उसके जन्म से है कि वो हमेशा ही अपना एंडोर्समेंट खोजते हैं अपने विरोधियों में। कि विरोधी अगर एंडोर्स कर दे उनकी बात का तो बहुत खुश हो जाते हैं भाजपा के लोग और प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा उनको पारितोषिक मिल गया, इनाम मिल गया कि हमारे विरोधी ने हमको जो है वो अच्छा बता दिया या हमारी किसी बात का समर्थन कर दिया। और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर है। किसी विदेशी अखबार में एक खबर या एक लेख पक्ष में छप जाए तो बीजेपी के लोग जितने खुश होते हैं 100 खिलाफ छपी हुई खबरों और लेखों को भूल जाते हैं। तो दो चीजें जिनकी बात मैं कर रहा था, एक तो हुआ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो चलाया गया, उसके आधार पर ये फैलाने में पूरी कोशिश नहीं, सफल हुए वो कि आरक्षण, बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। इसका कोई जवाब बीजेपी के पास था नहीं। प्रधानमंत्री ने जो इसका जवाब देने की कोशिश की वो लोगों तक नीचे गया नहीं। उन्होंने कहा कि आपका कोटा छीन कर जो है वो मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। कर्नाटक का उदाहरण होते हुए भी कर्नाटक का मुद्दा जिस तरह से भाजपा को उठाना चाहिए था, उसका नैरेटिव जैसा बनना चाहिए था, वैसा बना नहीं पाई भाजपा। दूसरा, सैम पित्रोदा गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में है, ये किसी से छिपा नहीं। चुनाव के बीच में उन्होंने एक बात कही, इनहेरिटेंस टैक्स की। कांग्रेस वो करना चाहती थी। देखिए, सैम पित्रोदा जो बोलते हैं वो कांग्रेस जो करने वाली होती है वो बात बोलते हैं, या राहुल गांधी और गांधी परिवार के मन में जो बात होती है वो बात बोलते हैं। उस पर हंगामा मचा। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद
जिस तरह से कांग्रेस ने रिएक्ट किया, सैम पित्रोदा को, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उस पद से हटा दिया। सबको मालूम था कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। मणिशंकर अय्यर के साथ भी हो चुका है और भी लोगों के साथ हो चुका है। ऐसा बयान देने वालों से दो काम करती है कांग्रेस पार्टी, अपने को पहले डिस्टेंस कर लेती कि ये इनकी निजी राय है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। दूसरा काम करती है, उनको पद से हटा देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को पद से हमेशा के लिए हटा देना संभव ही नहीं है। मणिशंकर अय्यर के साथ यही हुआ। उन्होंने बयान दिया, उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को, उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। चुनाव खत्म हुआ, उनको पार्टी में वापस ले लिया गया। सैम पित्रोदा के साथ भी यही हुआ। जब कांग्रेस को लगा कि उनके इस बयान का नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा, तो उन्होंने उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया और चुनाव खत्म हुआ, उनको फिर बहाल कर दिया गया। कहा कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा था, किस तरह से कहा था, वो अब हमको समझाया है। अब आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। तो कांग्रेस ने जो बड़ी मेहनत से और बड़ा सरकारी पैसा खर्च करके एक इकोसिस्टम बनाया है, वो आज भी काम कर रहा है। और वो नेहरू के समय से बनना शुरू हो गया था। पहले उसका काम था परिवार का गुणगान, नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, परिवार के दूसरे लोगों पर। जिस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जिस तरह की किताबें लिखवाई गईं, सब महिमा मंडन के लिए था। उस समय विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय सार्वदेशिक पार्टी थी, उसका वर्चस्व था पूरे भारत में और उसका प्रभाव था, जनाधार था, जनाधार वाले नेता थे। सब लोग समझ रहे थे कि ये एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए, गुणगान करने के लिए हो रहा है। इस बात को इंदिरा गांधी की भतीजी ने अपनी किताब में लिखा भी है कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ये काम किया गया। तब से अब तक कांग्रेस सत्ता से बाहर भी होती रही है। पहली बार सत्ता से बाहर हुई 1977 में, फिर सत्ता से बाहर हुई 1989 में, फिर 96 में हालांकि जो है उसके समर्थन से सरकार चली, दो देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2004 से 2010 तक वो सत्ता में रही। 1998 से 2004 तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन उसका इकोसिस्टम बना रहा। उनकी उम्मीद बनी रही कि कांग्रेस लौट कर आएगी, और उनकी ये उम्मीद उनको कांग्रेस से अलग नहीं होने देती, और वो कांग्रेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तब उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, और सत्ता से बाहर होती है तब भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग काम करते हैं, किसी उम्मीद से काम नहीं करते। उन सब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में कोई भावना ही नहीं है। मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं करूंगा, केवल 4 नाम गिनाऊंगा आपको। एक जयसाई दीपक, दूसरे विजय संपत, तीसरे अजीत जोग, चौथे आनंद रंगनाथन। ये 4 लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं से ज़्यादा सनातनी है। हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, उसके लिए जितना काम ये लोग कर रहे हैं, जितना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, पूरी पार्टी मिलकर उसका एक अंश भी नहीं कर पाई। लेकिन इनमें से किसी को सरकार से या पार्टी से कभी कोई मदद नहीं मिली। सरकार और पार्टी इनकी तरफ देखती भी नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं
निष्काम कर्म की का जो सिद्धांत है उसके आधार पर अपने आप कर रहे हैं। उनकी निष्ठा है सनातन धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, इसलिए कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मददगार हो सकते थे अगर उनको मदद करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इसके बारे में सोचे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है, खासतौर से विपक्ष में रहती है, तब भी वो खोजती है अपने विरोधियों को, अपने जो निंदक हैं उनको, और उनको समझाने की कोशिश करती है। और वो एक बात अगर उसके पक्ष में बोल दे तो जैसा पहले मैंने कहा, भाजपा के लोग बल्लियों उछलने लगते कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो उनका मानना है कि जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं वो तो हमारे हैं ही, जो हमारे खिलाफ हैं उनको साथ लाना है। ये करते करते भारतीय जनता पार्टी को 7 दशक हो गए, जनसंघ से लेकर अब तक। तो नैरेटिव की ताकत, उसके लिए नैरेटिव बनाने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए जिसे कांग्रेस ने बनाया, उसकी ताकत को आप देखिए और पहचानिए। मुझे एक सज्जन ने, इस समय बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत से लोग मैसेज भेज रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का क्या कारण है, क्या गड़बड़ी थी, कहाँ थी, कौन लोग जिम्मेदार हैं। उन सब लोगों की बात मैं नहीं कर सकता। नाम लेकर लोग बताते हैं कि फला नेता के पोलिंग बूथ पर जहाँ वो वोट देते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 52 वोट मिले। ये ईस्टर्न यूपी के एक नेता की बात है जो एक संवैधानिक पद पर है। तो लोगों का नाम नहीं ले सकते, वो बातें नहीं कर सकते, लेकिन कुल जो समझ में आता है, एक वरिष्ठ अधिकारी जो अभी अभी हाल में रिटायर हुए हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही थी। टिकट की घोषणा होते ही कार्यकर्ता और समर्थक दोनों निराश हो गए। अब देखिए, ये सब केवल नैरेटिव का मामला है कि आप अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। अभी ताज़ा घटना, बहुत छोटी सी घटना है, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। दिल्ली हवाई अड्डे की जो कैनोपी थी छत की, वो गिर गई, टर्मिनल 1 की, और पूरी मीडिया में खबर चलने लगी कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि बिल्कुल झूठ है। कैनोपी का, इस छत का उद्घाटन 2009 में हुआ था। तब तो मोदी की सरकार नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा खंडन जो है पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से आ गया। इस नैरेटिव को कन्फ्रंट करने का, जिसने इसको चलाया, उसको चैलेंज करने की कोई कोशिश नहीं हुई। और ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे, एक नहीं, और रोज ऐसा होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका टेलीविज़न चैनल पर जो परफॉर्मेंस है उसको देख लीजिए, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया में 2014 में 0 थी कांग्रेस पार्टी, और 2019 तक लगभग वही स्थिति रही। बीजेपी बहुत ऊपर थी। 2019 के बाद जो है, नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी को समझ में आया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे है, जबकि बीजेपी के पास संसाधन ज़्यादा है। उनकी 15 से ज़्यादा राज्यों में या तो अकेले या गठबंधन की सरकार है, केंद्र में सरकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उनकी है पर सिस्टम उनका नहीं है। ये बार बार एहसास होता है। और जब तक बीजेपी स्थायी रूप से ऐसा कोई इकोसिस्टम अपना तैयार नहीं करेगी, इस दिशा में प्रयास नहीं करेगी, तब तक वो इसी तरह से मात खाती रहेगी। मुश्किल ये है कि बीजेपी के नेताओं को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। वो दुश्मन के पीछे पीछे भागते हैं और दोस्तों से दूर भागते हैं। ये है संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए इस चुनाव में जो हुआ
वो ना होता तो आश्चर्यजनक होता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।